इस वीडियो में हम डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस की 2 वीडियोस में हमने डीएनए के बारे में सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोनों ही वीडियोस को देखने के बाद जब आप ये पार्ट देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर एंड आफ्टर दिस वी आर डन विद दिस टॉपिक। यहाँ पे हम सभी चीज़ें फाइनलाइज कर देंगे। तो हमने प्रीवियस पार्ट में कहाँ तक समझा था? डीएनए एक पॉलीमर है जिसमें कि मोनोमर यूनिट उसकी न्यूक्लियोटाइड होती है। तो न्यूक्लियोटाइड के बनाने में 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हमने देख लिया था जिसमें एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच रहता है, वहाँ पर भी हमने ये समझा था कि एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये स्ट्रक्चर हमने देखा था कि मान लीजिए यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड है, फिर ये दूसरा और ये तीसरा, तो 3 न्यूक्लियोटाइड बना के मैंने ये दिखाया था कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे अटैच रहता है या लिंक्ड रहता है। तो जो यहाँ पे नीचे वाला होगा न्यूक्लियोटाइड, उसका जो फॉस्फेट मीन्स फॉस्फेट ग्रुप जो ऐड होता है या फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में जो ऐड होता है, उसका जो फॉस्फेट है वो जब अपना OH ग्रुप जो इसके ऊपर लगा था वो लूज कर देगा। जैसे आप यहाँ OH ग्रुप देख पा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर का जब ज्वाइन होगा तो ये लूज हो जाएगा इसके ऊपर के न्यूक्लियोटाइड से। जब ये ज्वाइन होगा तो इसके पास जो OH ग्रुप था जब वो लूज हो जाता है, इसकी वैलेंसी इसका जो हैंड है वो बॉन्डिंग के लिए फ्री हो जाता है। तो इसकी बॉन्डिंग कहाँ होती है? इस पेंटोज शुगर के 3rd नंबर कार्बन पे जो ऑक्सीजन फ्री है, यहाँ पर भी एक H था लेकिन वाटर मॉलिक्यूल निकला, इस वजह से ये फ्री हो गया है। तो इस O के साथ यहाँ बॉन्ड बनता है जिसका नाम एस्टर बॉन्ड है। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने के समय हमने एक एस्टर बॉन्ड पढ़ा था ये वाला, और अब 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का बॉन्ड पढ़ा एस्टर बॉन्ड। इसी वजह से डीएनए में जो उसकी चेन होती है, बैकबोन होती है फॉस्फेट और शुगर की, इसे कहा जाता है वो फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड से बनी होती है। मीन्स फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, डाई मीन्स दो एस्टर बॉन्ड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें कल की हैं जो मैं थोड़ा सा रिकैप कर रही हूँ, ये आपको समझ में आ गई होंगी। ये अब न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे लिंक्ड होता है, इसको समझने के बाद हम फर्दर मूव करते हैं। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से रिलीज होता है। जैसा कि हमने जब एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन किया, एस्टर बॉन्ड जब बना था, वहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हुआ था, और जब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से लिंक्ड होगा वहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है। ये पार्ट कल रह गया था कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज किस रीज़न की वजह से होता है। तो यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती है जिसमें कि अल्कोहल, जब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3rd नंबर पे OH था, ठीक है, पेंटोज शुगर के 3rd नंबर कार्बन पे OH था जो कि एज अ अल्कोहल ट्रीट किया जा रहा है। और यहाँ पे जो हमने फॉस्फेट ग्रुप लिया है, ये मैंने आपको बताया था, ये फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में रिएक्ट किया जाता है, मतलब H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड के फॉर्म में ये लिंक्ड होता है पेंटोज शुगर से। तो एक एसिड और एक अल्कोहल के बीच में जब भी रिएक्शन होती है तो वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है और एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे हमने यहाँ देखा कि एस्टर बॉन्ड बना लेता है, तो इसी प्रोसेस को एस्टेरिफिकेशन कहते हैं। आप ये भी ध्यान रखेंगे। और वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि कार्बन नंबर यहाँ पे फिक्स्ड रहेंगे। यानी जो पेंटोज शुगर आप देख पा रहे हैं, तो पेंटोज शुगर में यहाँ पहला कार्बन है, फिर दूसरा, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, और ये जो यहाँ 5C लिखा हुआ है कार्बन, ये 5वां कार्बन है। जैसा कि आपको पता होगा कि डीएनए बनाने के लिए, RNA बनाने के लिए हम लोग पेंटोज शुगर का इस्तेमाल करते हैं। पेंटोज शुगर यानी 5 कार्बन वाली शुगर। तो यहाँ पे 5 कार्बन आपको मैंने दिखा दिए कैसे कैसे होते हैं। तो यहाँ पे कार्बन नंबर भी फिक्स्ड होता है। जैसे कि पहले कार्बन नंबर पे नाइट्रोजनस बेस फिक्स्ड होते हैं। सभी न्यूक्लियोटाइड में जो पेंटोज शुगर है उसका जो पहला कार्बन होगा वहाँ पे नाइट्रोजनस बेस ही वहाँ पे अटैच होगा, ये चीज़ फिक्स्ड होती है। और 5th नंबर कार्बन पे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। ये 5th नंबर कार्बन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। तो पहले पे नाइट्रोजनस बेस और 5th नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप, ये कंपलसरी है, फिक्स्ड है, यहाँ पे ये अटैच रहते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एस्टेरिफिकेशन याद रखना है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं, हमने डीएनए का स्ट्रक्चर, जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हम कहते हैं, तो डबल हेलिकल का स्ट्रक्चर 2 आपस में राउंडेड स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। ये 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, ये पहला स्ट्रैंड है और ये वाला ये जो है दूसरा स्ट्रैंड है। तो डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बनता है, तभी जाके ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। और जब ये 2 हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो अभी तक हमने सिर्फ एक स्ट्रैंड के बारे में पढ़ा है। अब जब पहले हमने ये पढ़ा कि डीएनए का फॉर्मेशन होता कैसे है, तो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन पढ़ा, फिर न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से आपस में लिंक्ड कैसे होंगे वो पढ़ा, फिर जाके पूरा एक डीएनए का एक स्ट्रैंड हम तैयार कर पाए। अब एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड से कैसे अटैच रहेगा, कैसे वो स्पाइरल फॉर्म में इस तरह डबल हेलिकल शेप में राउंडेड होता है, हमें ये समझने की ज़रूरत है। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।
तो आपको ध्यान देखना है, ये यहाँ पे शुगर है, पेंटोज शुगर, और ये पी क्या है, फॉस्फेट। फिर से शुगर है, फिर से फॉस्फेट है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, फिर पेंटोज शुगर, फिर फॉस्फेट, पेंटोज शुगर फॉस्फेट, फिर पेंटोज शुगर और फिर फॉस्फेट। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट का यहाँ पे डीएनए की बैकबोन बनती है। शुगर होता है, फिर उससे अटैच फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, और यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस लगे रहते हैं। तो ये भी चीज़ें आपको अपने नोट्स में देखने को मिल जाएंगी कि डीएनए की जो बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बनी होती है, जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा ज्वाइंट होती है। मैंने बताया था कि डीएनए की बैकबोन के बारे में जब आप डिफाइन करेंगे तो आप यही लिखेंगे कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा लिंक्ड होती है। डाइएस्टर मतलब दो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और दो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ होता है अब आपको क्लियर हो चुका होगा, जैसे कि हम प्रीवियस पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डीएनए की जो बैकबोन होती है वो शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बनती है। उसके बाद इतना पढ़ने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए अभी हमने सिर्फ एक साइड का इतना ही पढ़ रखा है। यहाँ तक शुगर फॉस्फेट और नाइट्रोजनस बेसिस अटैच है। इतना बनाने के बाद अब ये जो इधर वाला पोर्शन है ये कैसे फॉर्म होगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस वीडियो का। देखते हैं यहाँ पे कैसे फॉर्मेशन इसका होता है। तब अभी आप ये चीज़ देखिए कि जहाँ से भी इसकी स्टार्टिंग होती है, जो न्यूक्लियोटाइड है ये अटैच करना स्टार्ट कर रहे हैं, डीएनए का जो स्ट्रैंड है ये स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं से तो ये ओरिजिनेट होता होगा। कोई तो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड होता होगा कि ये नंबर 1 का न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद 1 के बाद कई न्यूक्लियोटाइड ऐड होने के बाद कोई तो न्यूक्लियोटाइड ऐसा भी होता होगा जो आखिरी में आता होगा, यानी वो लास्ट न्यूक्लियोटाइड माना जाता होगा। ऐसा नहीं है कि जो ये स्ट्रैंड है डीएनए का इसकी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं है। ये जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ पे इसका पहला न्यूक्लियोटाइड होगा, जहाँ पे एंड होगा वहाँ पे इसका आखिरी न्यूक्लियोटाइड माना जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझनी है कि जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा उससे पेयर करने के लिए कोई भी वहाँ पे 5 कार्बन उसका फ्री होगा। मीन्स आपको बेसिकली इतना समझना है कि जो ऊपर पेंटोज शुगर होगी एकदम जो टॉप पे न्यूक्लियोटाइड होगा, उस टॉप पे न्यूक्लियोटाइड में जो 5वें नंबर का कार्बन है वो फ्री होगा। क्योंकि 5वें नंबर का कार्बन क्यों फ्री होगा, क्योंकि वहाँ पे जो फॉस्फेट है वो ऊपर लिंक करता, ऊपर के अगर ऊपर पेंटोज शुगर होती तो उसके तीसरे नंबर वाले जो ऑक्सीजन है उससे पेयर करता, लेकिन उसके ऊपर तो कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है, वो खुद पहला न्यूक्लियोटाइड है। तो इसी वजह से इसका जो 5th नंबर का कार्बन है वो फ्री रहता है। और जो आखिरी वाला न्यूक्लियोटाइड आप बनाएंगे एकदम लास्ट वाला, जहाँ पे डीएनए स्ट्रैंड की एंडिंग हो रही है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड है यहाँ पर का इसका जो तीसरा वाला कार्बन है, ये पेंटोज शुगर का तीसरा कार्बन पे जो OH आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे फ्री रहता है। OH तब ना फ्री रहता जब यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता, यहाँ से भी इसकी लिंकेज हो जाती, लेकिन इसके नीचे अब कोई और न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इस वजह से ये आखिरी न्यूक्लियोटाइड है, तो इसका तीसरे नंबर का तीसरे कार्बन का OH ग्रुप फ्री रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इतनी चीज़ें कि जो टॉप का न्यूक्लियोटाइड होता है उसका 5th नंबर का कार्बन फ्री रहेगा, और जो सबसे आखिरी वाला न्यूक्लियोटाइड है इसका 3 नंबर का कार्बन फ्री रहता है। इस वजह से इस चेन को हम 5' से 3' एंड की चेन कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे 5' एंड फ्री है, 5th नंबर का कार्बन, और यहाँ पे 3rd नंबर का कार्बन फ्री है, इस वजह से इसको 3' एंड कहते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और डीएनए जो हमारे होते हैं ये एंटी पैरेलली स्पाइरली जो है अरेंज्ड होते हैं। एंटी पैरेलल का मतलब है 5' to 3' एंड जैसे हमने ये बनाया वैसा ही सिंपल हम 5' 3' एंड इस साइड नहीं बना सकते, क्योंकि अगर बनाएंगे तो सेम टू सेम पेंटोज शुगर अगर इधर भी बन जाएगी तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है मीन्स नाइट्रोजनस बेस जो है ये इसका इधर आएगा। अगर हम इसी तरह का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा इधर बना दें तो जैसे नाइट्रोजन इधर आ रहा है नाइट्रोजनस बेस, वैसे इसका भी नाइट्रोजनस बेस इस साइड आएगा, इसका जैसे इस साइड आ रहा है हमने बनाई पेंटोज शुगर, इसका फिर नाइट्रोजनस बेस इस तरफ आएगा। तो इस तरफ आने से हमें ये प्रॉब्लम अराइज होगी कि यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसेस की पेयरिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि नाइट्रोजनस बेसेस जैसे एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ रखे हैं, तो उनकी पेयरिंग होती है, मैंने बताया था पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू होती है, तो वो पेयरिंग हो ही नहीं पाएगी। इस वजह से एग्जैक्ट ऐसा स्ट्रैंड इस तरफ नहीं बनता, ये थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। मीन्स ये 5' to 3' था तो ये कैसा बनेगा, ये 3' से 5' एंड का स्ट्रैंड बनेगा, बिल्कुल उल्टा हो जाता है स्ट्रैंड। इसी वजह से हम कहते हैं डीएनए एंटी पैरेलल स्ट्रैंड से बना होता है। एंटी पैरेलल मीन्स जैसे इस तरफ है उसका बिल्कुल अपोजिट दूसरा स्ट्रैंड होता है। फिर अब देख लेते हैं यहाँ पे दूसरा, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हम रिवर्स कर देंगे, उनको हम उल्टा कर देंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तो बस इतना सा डिफरेंस हो जाता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप अभी ऊपर के तीसरे कार्बन से लिंक्ड हो रहा था अब
अब वो फॉस्फेट ग्रुप नीचे के थर्ड कार्बन से लिंक्ड होगा। जैसे ये फॉस्फेट ग्रुप है, नीचे के थर्ड कार्बन के जो O ग्रुप है वहाँ से ये अटैच हो रहा है, सिर्फ इतना डिफरेंस होता है। बाकी सभी न्यूक्लियोटाइड की पोजीशन उल्टी हो जाती है। और यहाँ पे अब पहला न्यूक्लियोटाइड आप देख पा रहे हैं, इसके पास कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, तो इसका 3 नंबर का कार्बन फ्री है। और यहाँ पे जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है, इसका यहाँ पे 5वें नंबर का कार्बन फ्री, क्योंकि कोई फॉस्फेट नहीं है लिंक करने के लिए। तो ये आपको फ्री एंड से याद रखने, इसी वजह से यहाँ पे 3 नंबर का कार्बन फ्री, तो 3 एंड हो जाएगा। और यहाँ पे 5वें नंबर का कार्बन फ्री है, तो 5 एंड हो जाएगा। इसी तरह 5 एंड, 3 एंड और 3 एंड 5 एंड। यहाँ पे एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रक्चर हमारा तैयार हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं एंटी पैरेलल, आपको ध्यान रखना है। अब हम बॉन्ड्स के बारे में देख लेते हैं। ये पूरा फाइनलाइज डीएनए का डायग्राम है, आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे। तो ये सभी न्यूक्लियोटाइड्स मैंने बना रखे हैं। और ये इस तरफ का जो राइट हैंडेड फोल्डेड होता है ना, तो राइट हैंडेड फोल्ड होने के लिए ये आपका एक स्ट्रैंड है, मीन्स ऐसे ऐसे करके डीएनए फोल्ड होता है पूरा। तो यहाँ पे हम इस स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक स्ट्रैंड की बात कर रहे हैं। तो इस स्ट्रैंड आप देख पा रहे हैं सिंपली, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है कि फॉस्फेट ग्रुप यहाँ से क्या करेगा, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और यहाँ पे फॉस्फेट ऑक्सीजन से खुद एस्टर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन का जो ऑक्सीजन है उससे भी पेयर कर रहा है। तो यहाँ पे फॉस्फो डायस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन आपको क्लियरली विजिबल है। उसके बाद ये जो नाइट्रोजनस बेस यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे N लिखा हुआ है, यहाँ पे एडेनिन ग्वानिन यानी AGCT की जगह कोई भी एडेनिन थाइमीन कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। इसको N से सिंबलाइज किया जाता है कि यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस आ सकता है। तो N से क्या है, नाइट्रोजनस बेस है, आपको ध्यान रखना है ये। उसके बाद यहाँ पे एंटी पैरेलल डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं, इस वजह से ये जो चेन होती है ये उल्टी हो जाती है, न्यूक्लियोटाइड पूरे रिवर्स हो जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक ये क्या था, जो हमारा फॉस्फोरस है वो ऊपर के थर्ड कार्बन के ऑक्सीजन से लिंक्ड हो रहा था फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, और अब ये जो उल्टी हो गई है चेन, तो यहाँ का जो फॉस्फोरस है वो नीचे अब बॉन्ड बनाएगा। यहाँ का जो फॉस्फोरस है वो नीचे मतलब रहेगा वो थर्ड कार्बन पे ही, और फॉस्फोरस उतने ही कार्बन पे, लेकिन वो अब नीचे की ओर बॉन्ड बनाने लगेगा क्योंकि ये रिवर्स हो गई चेन। तो इस तरह से क्या होगा, ऊपर वाला 3, जब 3 यहाँ पे OH कितने नंबर पे था, 3 था ना, हमने ये बनाया था। देखिए ये पूरा स्ट्रक्चर है एक पेंटोज शुगर का। तो यहाँ पे ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा और ये चौथा, और यहाँ पे जो C लगा हुआ है ये 5वां कार्बन है। ये आपको ये चेन याद रखना है कि कौन से नंबर पे कौन सा कार्बन है, तभी आप ये स्ट्रक्चर समझ पाएंगे। इसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप देख पा रहे हैं कि तीसरे नंबर पे यहाँ पे फ्री है, कोई भी यहाँ बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है। और यहाँ पे पहले नंबर पे जो कार्बन ग्रुप होगा, पहले नंबर का कार्बन ग्रुप, 5th नंबर का कार्बन ग्रुप, वो फ्री होगा। इस वजह से 5' एंड हो जाएगा। तो ये एंटी पैरेलल आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। इन बॉन्ड्स के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है ये। न्यूक्लियोटाइड बनते समय यहाँ पे एक एस्टर बॉन्ड बना था, वाटर का लूज हुआ था, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन हुई थी, और यहाँ पर भी एक एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ जब फॉस्फोरिक एसिड और एक तरह का यहाँ पे OH है वो एल्कोहल रिएक्ट करते हैं, वाटर रिलीज होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, 2 एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हम देख लेंगे कि एक नाइट्रोजनस बेस दूसरे वाले स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेस से जब पेयरिंग करता है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू पेयरिंग करते हैं। चाहे एडेनिन ग्वानिन हो, साइटोसिन थाइमीन हो, ये 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस जब आपस में पेयरिंग करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड वहाँ पे बनता है। तो 2 तरह के बॉन्ड हो गए, पहला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको ध्यान रखना है, और दूसरा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड से पेयरिंग होती है नाइट्रोजनस बेसेस की। नाइट्रोजनस बेसेस हमने 2 टाइप के पढ़े थे, प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स। तो हमेशा प्यूरीन्स की पेयरिंग पिरिमिडीन से होती है, अगर पिरिमिडीन होगा तो प्यूरीन से पेयरिंग होगी। मतलब प्यूरीन की पेयरिंग कभी भी नहीं होती है, और पिरिमिडीन की पेयरिंग कभी भी नहीं होती है। तो नाइट्रोजनस बेसिस हमने 2 टाइप के पढ़े थे, आपको ध्यान होगा। तो प्यूरीन्स की पेयरिंग हमेशा पिरिमिडीन से होगी, और प्यूरीन्स की पेयरिंग हमेशा पिरिमिडीन से होगी, और पिरिमिडीन की पेयरिंग हमेशा प्यूरीन से होगी। प्यूरीन पेयरिंग नहीं कर पाएंगे, सिमिलर वाले पेयरिंग नहीं करेंगे। तो आपको इतना ध्यान रखना है। जैसे हमारा एडेनिन है, तो एडेनिन की पेयरिंग हमेशा थाइमीन से होती है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और जो ग्वानिन होता है ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू साइटोसिन से पेयरिंग करता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसेस आपने पढ़ रखे हैं। एडेनिन जो है ये प्यूरीन में आएगा, थाइमीन जो है ये पिरिमिडीन में आएगा। तो प्यूरीन हमेशा पेयर करता है पिरिमिडीन से, और पिरिमिडीन अगर होगा तो हमेशा प्यूरीन से पेयर करेगा। कभी भी पिरिमिडीन और प्यूरीन पेयर नहीं करते, डिफरेंट पेयर करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। तो एडेनिन हमेशा ये एकदम फिक्स्ड है, हमेशा थाइमीन के साथ ही पेयर करेगा। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं। और ये जो ग्वानिन है नाइट्रोजनस बेस, ये हमेशा साइटोसिन के साथ ही पेयर करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की मदद से। तो ये चीज़ें फिक्स्ड हैं, आपको ध्यान होनी
होनी चाहिए कि एडेनिन थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और गुआनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपको ये पता होना चाहिए। और जो नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोज शुगर से किस बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से ये अटैच होता है। जो नाइट्रोजनस बेस है, चाहे एडेनिन थाइमिन गुआनिन साइटोसिन कोई भी नाइट्रोजनस बेस हो, तो वो पेंटोज शुगर से किस बॉन्ड से अटैच होगा, इस बॉन्ड से, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। तो 3 बॉन्ड आपको याद रखना है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि 2 नाइट्रोजनस बेस के बीच का होगा, और प्यूरिन पिरिमिडीन आपस में पेयर करेंगे, और एडेनिन थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सभी चीज़ें आपको बिल्कुल एग्जैक्ट पता होनी चाहिए। और यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजनस बेस है वो पेंटोज शुगर से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। डीऑक्सीराइबो इस वजह से क्योंकि डीऑक्सीराइबो शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड तो आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल हमारा डीएनए और आरएनए होता है, तो इसी वजह से न्यूक्लिक एसिड इसमें जोड़ दिया जाता है। डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था, ये डिस्कवर किया था कि जो डीएनए है उसका डबल हेलिकल स्पाइरल शेप का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे एक चीज़ और हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए डीएनए का हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, तो जब एक राउंड कंप्लीट होता है, इस एक टर्न कहते हैं इसे हम, जब एक राउंड एक स्पाइरल कंप्लीट होगा तो उसे हम एक टर्न कहते हैं, जिसमें कि 20 नाइट्रोजनस बेसेस अटैच होते हैं और 10 बेस पेयर्स होते हैं, मतलब 20 नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। जैसे यहाँ पे एक इस स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेस और एक इस स्ट्रैंड का आपस में ज्वाइन होंगे, एक इस स्ट्रैंड का नाइट्रोजन बेस और एक इस स्ट्रैंड का नाइट्रोजनस बेस आपस में ज्वाइंट होंगे। तो ये आपस में ज्वाइंट होते रहते हैं, तो ये 20 नाइट्रोजनस बेसेस यहाँ पे होते हैं। और 20 है, पेयर में अगर गिने जाए तो 10 पेयर होंगे आपस में, 10 पेयर है, टोटल 20 होते हैं। लेंथ कितनी होती है, पूरे इस एक टर्न की लेंथ होती है 3.4 नैनोमीटर, आपको ध्यान रखना है। और एमस्ट्रॉन्ग में यूनिट में भी ध्यान रखना है, 34 एमस्ट्रॉन्ग होती है। और इसी लेंथ को हम पिच ऑफ डीएनए भी कहते हैं। तो ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप अपने नोट्स में बना सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तीनों ही पार्ट आप दोबारा से एक बार रिवाइज कर लें, आपको और अच्छे समझ में आ जाए।